साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जिक्र मैंने पहले भी किया था। 1864 में उनका जन्म होता है और 1938 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये सब ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, विक्रम संवत नहीं है। द्विवेदी जी रेलवे की नौकरी करते थे और अपने काम में लगने वाले आदमी थे। हिंदी गद्य के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका है और कहा गया ना, हिंदी गद्य की व्यवस्थापक आचार्य थे वो कई विषयों का ज्ञान था उनको, कई लोगों को तैयार किया उन्होंने। गद्य लेखन में कहीं भी कला का हस्तक्षेप नहीं हुआ। अनुवाद तो अनुवाद ही ठहरे, संपत्ति शास्त्र ज्ञान का विषय है, साहित्य का नहीं। नंद दुलारे वाजपेयी इसे भी अनुवाद कहते हैं। साहित्य की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है कि ज्ञान राशि से संचित कोश ही का नाम साहित्य है। शुक्ल जी के निबंधों के संग्रह का कहा है, उसमें विचारों की गुम्फित परंपरा नहीं है, वह शून्यता है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार, यम, बम के गोलों से भी नहीं पाई जा सकती। ऐसा कहते हैं कि साहित्य की क्षमता और शक्ति अपूर्व है। फिर हिंदी द्विवेदी जी के बारे में रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, देखिए कि इसके सिवा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त आदि के गद्य और द्विवेदी जी के गद्य में भेद है। यह भेद गद्य की कलात्मक शैली को लेकर है और गंभीर विवेचनात्मक गद्य लिखते हैं, किंतु इस तरह के गद्य में और उनके साधारण गद्य में भी हिंदी भाषा की खूबियों में यह पहचान नहीं है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त के गद्य में है। द्विवेदी जी समर्थ मेधावी लेखक थे, किंतु हिंदी गद्य का सौंदर्य देखना हो तो भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों के पास जाना होगा। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास प्रतिभा थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब उनकी प्रतिभा युगीन चेतना का अतिक्रमण नहीं कर पाई थी। वो उस खास तरह के दायरे में ही सोच रहे थे। तो ये भी एक तरह की सीमा होती है। हो सकता है कि आप अच्छे संपादक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे लेखक भी हो। आपको चीज़ों को मैनेजिंग करना अच्छा आता हो, लेकिन आपके अंदर अच्छा विज़न हो, आप बहुत दीर्घगामी सोच रहे हो, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हो, तीक्ष्ण विवेक के हो, कुछ ज़रूरी नहीं है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक बड़े अच्छे थे, कई लोगों को तैयार किया, अपनी भूमिका निभाई, लेकिन उस तरह के विजनरी गद्य राइटर के रूप में उनको रामविलास जी भी उनकी आलोचना कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा गद्य पढ़ना है तो भारतेंदु के पास जाना होगा आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास वो बात नहीं मिलेगी आपको। हम भी कई बार कई लेखकों को पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई लेखक अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता हमें। किसी का गद्य हमें प्रभावित करता है और किसी का हमें नहीं करता है। तो ये बड़ी बात है ये, क्योंकि उसमें भी एक बड़ी बात होती है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में इतना ही लिखा है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में और उनके हिंदी के निर्माण के योगदान के बारे में ज़रूर जानना चाहिए हमें। वो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ होगी। फिर श्याम सुंदर दास जी है, 1875 में और 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनने भी बहुत कुछ लिखा, अकादमिक साहित्यकार थे। जिस प्रकार भारतेंदु ने हिंदी गद्य का परिष्कार किया, उसी शैली दी। जिस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया, उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को अनुसंधान, प्राचीन ग्रंथों की खोज निर्माण संबंधी को प्रमुख किया। क्या योगदान इनका? इन्होंने रिसर्च के मामले में बड़ा काम किया इन्होंने, कि प्राचीन ग्रंथों की खोज करना। और जैसे आपको पता होगा कि राहुल सांस्कृत्यायन कई तरह की यात्राएं करते थे, नेपाल जाते थे, श्रीलंका और कहाँ कहाँ पहाड़ों पर घूमते रहते थे, और किसके लिए? वहाँ से बड़ा बड़ा प्राचीन साहित्य ढूंढ के लाते थे। आप उनकी यात्रा वृत्तांत पढ़िए। तो श्याम सुंदर दास का ये देखिए, ये भी नई बात की इन्होंने कि हर किसी का योगदान अलग अलग होता है। तो इन्होंने अनुसंधान पर बड़ा जोर दिया। हिंदी साहित्य में अनुसंधान कैसे हो सकता है, कोश का निर्माण कैसे हो सकता है, संपादन कैसे हो सकता है, प्राचीन ग्रंथों की खोज कैसे कर सकते हैं हम, और कैसे उसके लिए हम सब चीज़ों को कर सकते हैं। इस मैनेजमेंट में इन्होंने बड़ा योगदान दिया हमारे सामने। तो ये भी एक बड़ी बात है कि आप अपने प्राचीन साहित्य की खोज करेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। तो श्याम सुंदर दास जी ने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्होंने देखिए कहा कि किस प्रकार से काशी में नागरी प्रचारणी सभा के 3 संस्थापकों में से थे। उन्होंने इस संस्थान की स्थापना की, क्योंकि उनको पता है कुछ करना होगा। तो काशी नागरी प्रचारणी संस्थान, इसका भी बड़ा योगदान है।
फिर संस्कृति का संपादन भी किया। देश के विभिन्न भागों में बिखरे साहित्य का उन्होंने खोज का काम किया। हिंदी शब्द सागर जैसे बृहत्तर प्रामाणिक कोश निर्माण का कार्य करवाया। एवं स्वयं संपादक रहे। पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, अलंकार, कबीर ग्रंथावली से महत्वपूर्ण देखी। सब ये सारी रचनाएं श्याम सुंदर दास जी की कृपा से ही हम पढ़ रहे हैं आज। उन्होंने पूरा का पूरा प्राचीन साहित्य जो उपलब्ध है अनुपलब्ध उसकी खोज करवाना, उसका संपादन करवाना, उसको उपलब्ध कराने का काम किया। जब से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए, फिर बीच में ये अध्यक्ष भी थे हिंदी विभाग के। और उसमें क्या था कि पढ़ाने के लिए बच्चों की किताब ही नहीं हमारे पास, क्या कीजिएगा आप। कमी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने भाषा विज्ञान, साहित्यालोचन, हिंदी भाषा आदि पर काम किया। धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक साहित्यिक निबंध लिखे। विषय प्रतिपादन में वैचारिक तारतम्य में गंभीरता। श्याम सुंदर दास की व्यवस्था के अर्थ में शुक्ल और दुलारे जी ने निर्माण का श्रेय भी है। और उन्होंने क्या किया बाद में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी के निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। तो श्याम सुंदर दास जी की बड़ी भूमिका है कि उन्होंने किस प्रकार से हिंदी साहित्य के पुराने ग्रंथों की खोज करना, अनुसंधान करना, देखिए बहुत बड़ा काम होता है। कैसे आप जब हमारे यहाँ इस प्रकार की परंपरा ही नहीं रही तो उस संदर्भ में आपको चीज़ों को जोड़ना, निकालना और उनको एक बिल्कुल प्रामाणिक पाठ के रूप में उपलब्ध करवाना बहुत बड़ी बात है। तो इस लिहाज से भी हमें समझने की ज़रूरत है कि देखिए कि हर किसी की अपनी भूमिकाएं होती है। वह अपनी भूमिका कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, ये बड़ी बात है। तो श्याम सुंदर जी की भूमिका साहित्य लेखन में नहीं, साहित्य के संचयन में, साहित्य को रिसर्च करने में, ढूंढने में, उसको संपादित करने में, उसको उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका है। और नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में इनका योगदान था। उस संस्था ने मिलकर के बाद में इस काम को शुरू किया बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर। और फिर पूरा हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य में बहुत सारा काम होने लगा और ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि कलकत्ता में था ये क्या नाम उसका संस्थान का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसने बहुत बड़ा एशियाटिक सोसाइटी, तो पूरा भारतीय साहित्य को एकत्र करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस प्रकार की सोसाइटी की स्थापना करनी पड़ती है। फिर बाद में आज़ादी के बाद कई संस्थाएं स्थापित की गई, भारत सरकार ने भी की, प्राइवेट लोगों ने भी की, एकेडमी से लेकर तमाम ज्ञानपीठ से लेकर बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। इंग्लिश का अगले NBT स्थापित किया पूरा भारत सरकार ने, नेशनल बुक ट्रस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती, क्योंकि आपके पास साहित्य नहीं होगा, आपके पास अपनी रचनात्मकता नहीं होगी, अपने ग्रंथ नहीं होगी, तो कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे आप। तो ये सब विजनरी लोगों का काम होता है, दिमाग लगाने वाले लोग ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो शब्बा खैर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए प्लीज़। और प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हंसते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।